हाय, एनटीए ने CUET 2024 के लिए इन्फॉर्मेशन बुलेटिन रिलीज़ कर दिया है और इट्स अ ह्यूज डॉक्यूमेंट, 90 पेज का डॉक्यूमेंट है। तो उसको इजी वे में समराइज़ करके हम आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं ताकि उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप तक पहुंच सकें। इसका सोर्स जो है, ये लिंक हमने दे रखा है exams.nte.ac.in/CUET-UG। आप यहाँ पे जाके इस इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को एक्सेस कर सकते हैं। इसके अंदर प्राइमरली हम जो बात करने वाले हैं वो हम टोटली इन 5 पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे। पहला है इंपॉर्टेंट डेट्स और CUET की फीस के बारे में। सेकंड आएगा इसके ब्रॉड फीचर्स क्या हैं, देन एग्जाम पैटर्न, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस और इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस या थिंग्स टू रिमेंबर। प्लीज़ रिमेंबर, इसमें अभी हम लोग एप्लीकेशन का जो प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप गाइड, वो अभी इंक्लूड नहीं किया है। दैट वी विल इंक्लूड इन द नेक्स्ट वीडियो। नाउ सबसे पहले बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स एंड फीस की। ये CUET ने जो रिलीज़ किया है 27 फरवरी को उन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म की डेट ओपन की थी और ये आपकी 26 मार्च 2024 तक रात को 11:50 तक के लिए ओपन है। और इसमें आप जो भी पेमेंट करेंगे वो पेमेंट आपका सेम टाइम तक 26 मार्च तक 11:50 PM तक आपको कर देना है। डिफरेंट मेथड्स है पेमेंट के, जो आपका क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI, किसी भी मेथड से आप कर सकते हैं। जब ये आपकी एप्लीकेशन विंडो क्लोज हो जाएगी 26 तारीख को, उसके बाद में करेक्शन विंडो ओपन होगी 2 दिन के लिए, 28 मार्च और 29 मार्च को। देन जो आपकी सिटी ऑफ एग्जामिनेशन है, यानी कि किस शहर में आपका कौन सा सेंटर पड़ा है, वो डिक्लेरेशन 30 अप्रैल ऑनवर्ड्स आएगा। ऑनवर्ड्स के बाद यहाँ पे इन्होंने स्टार लगा रखा है। इसका मतलब है कि ये डेट्स वेरी करेंगे बिकॉज उस वक्त हमारे नेशनल इलेक्शन अनाउंस हो सकते हैं, बट 30 अप्रैल के बाद ही आपको आपके सिटी की बारे में कंफर्मेशन मिलेगा। इसके बाद आपके जो एडमिट कार्ड हैं वो ऑनलाइन मिलेंगे, उसको आपको डाउनलोड करना होगा NTA की वेबसाइट से। ये एक्सपेक्टेड है 2nd वीक ऑफ मई में, और डेट ऑफ एग्जामिनेशन जो है वो 15 मई से स्टार्ट होगा और अप्रॉक्सीमेटली 31 मई तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। ये लास्ट का एक्सपीरियंस ये है कि कभी कभी ये एक्सटेंड हो जाता है, बट इसके एग्ज़ाम जो हैं 15 मई से स्टार्ट होंगे। इसके जो रिकॉर्डेड रिस्पॉन्सेज हैं, डिस्प्ले पर रिकॉर्डेड रिस्पॉन्सेज और आंसर्स कीज हैं, वो ये लोग बाद में बताएंगे कि कब इसको अनाउंस करना है आफ्टर द एग्ज़ाम्स। जो इसकी वेबसाइट है, दिस इज़ exams.nte.ac.in/CUET-UG। हमने भी ये जो भी जानकारी ली है ये इसी सोर्स से ली है। और फाइनली जो रिजल्ट्स का डिक्लेरेशन होगा NTA की वेबसाइट पे, वो टेंटेटिवली 30 जून तक होगा। अगेन इलेक्शन के ऊपर डिपेंडेंसी है, तो ये थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। नाउ नेक्स्ट पार्ट है कि इस बार इन्होंने थोड़ा सा चेंजेस किया है फीस को लेके। CUET 2024 की जो फीस है वो नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स के ऊपर डिपेंडेंट है। अप टू 3 सब्जेक्ट्स जनरल कैटेगरी के लिए 1000 रुपीज़ लिए हैं, और उसके बाद हर एडिशनल सब्जेक्ट के लिए आपके 400 रुपीज़ लगेंगे। लेट्स से अगर आपने टोटल 6 सब्जेक्ट्स लिए हैं तो 1000 रुपीज़ तक के आपके 3 सब्जेक्ट कवर होते हैं, और रिमेनिंग 3 सब्जेक्ट्स के लिए 1200, यानी कि आपके 2200 आपको टोटल जनरल कैटेगरी के लिए पे करना पड़ेगा। सिमिलरली फॉर अदर कैटेगरीज इसी प्रकार से उन्होंने चार्जेस रखे हैं। जो सेंटर्स इंडिया के बाहर हैं उनके चार्जेस ऑब्वियसली थोड़े हाई हैं। देन इसके ब्रॉड फीचर्स क्या हैं? ब्रॉड फीचर्स के अंदर सबसे बड़ा चेंज जो इस बार आया वो आया है कि इस बार के जो टेस्ट हैं वो हाइब्रिड मोड में होंगे। हाइब्रिड मोड का मतलब है कि इसमें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी होगा और साथ में पेन एंड पेपर टेस्ट भी होगा। नाउ किस सब्जेक्ट का या कौन से टेस्ट का आपका हाइब्रिड मोड होगा, उसका उन्होंने एक थंब रूल दिया है कि जिसमें 1 लाख से ज़्यादा कैंडिडेट होंगे उसका OMR शीट के ऊपर ये टेस्ट करवाएंगे। जिनकी कैंडिडेट्स की संख्या फॉर दैट पर्टिकुलर टेस्ट कम होगी, उनको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए कराया जाएगा। ये करवाने का सबसे बड़ा रीज़न ये रहा था कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सेंटर्स बहुत कम मिल रहे थे और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को अपने होम लोकेशन से या उनकी जो चॉइस की जो टेस्ट सेंटर की लोकेशन है उससे बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे उनको जाना पड़ रहा था। फॉर दैट थिंग आई थिंक उन्होंने ये चीज़ की है, एंड साथ में शायद रिजल्ट भी इससे जल्दी आ जाए। टेस्ट का जो पैटर्न है ऑब्वियसली ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होगा। मीडियम जो है आपकी 13 लैंग्वेजेस हैं, जिसमें कि आपकी हिंदी, इंग्लिश के अलावा और हमारे देश की जो भी 11 लैंग्वेजेस हैं वो इन्होंने कंसिडर की हैं। लैंग्वेज सब्जेक्ट्स जो हैं उसके अंदर जो सिलेबस है, सिलेबस के अंदर लैंग्वेज सब्जेक्ट्स, डोमेन सब्जेक्ट, जनरल टेस्ट 3 पार्ट होते हैं। तो लैंग्वेज सब्जेक्ट्स में उन्होंने क्या टेस्ट करना है, उनको टेस्ट करना है कि भाई आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अच्छा होना चाहिए। और किस प्रकार के रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, कि आपका फैक्चुअल पैसेज, लिटरेरी पैसेज, नैरेटिव पैसेज, इसमें लिटरली एप्टीट्यूड और वोकैबुलरी का भी टेस्ट होगा। डोमेन सब्जेक्ट जो है, डोमेन सब्जेक्ट में आपके जो 12th क्लास का सिलेबस है एग्जैक्टली वही सिलेबस उसमें पूछा जाएगा। ऑल्दो इसके सिलेबस की डिटेल्स उन्होंने वेबसाइट पे दी है, तो
एग्जैक्ट सिलेबस लेने के लिए हमें उस वेबसाइट पे जाके वहाँ पे सिलेबस चेक करना पड़ेगा। हम यहाँ CUET की वेबसाइट पे आते हैं, यहाँ पे आप सिलेबस पे क्लिक कीजिए। जब आप सिलेबस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर डिफरेंट तरह के आपके सब्जेक्ट्स आ जाएंगे। लेट्स से अगर आपने केमिस्ट्री को क्लिक किया तो यहाँ पे आपका केमिस्ट्री का जो सिलेबस है PDF फॉर्म में यहाँ आपको सामने अपीयर हो जाएगा। यहाँ आप उसको पूरा चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं। देयर कैन बी ए सिनेरियो कि यहाँ पर बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे हों जो आपके रिड्यूस्ड CBSE सिलेबस में नहीं थे लेकिन यहाँ पर हैं, तो दैट यू नीड टू चेक। ये इंडिविजुअल लेवल पे आपको अपने सब्जेक्ट का चेक करना बहुत ज़रूरी है। नाउ कमिंग बैक टू दिस थिंग, जनरल टेस्ट में आपके जनरल नॉलेज पूछी जाएगी, करंट अफेयर्स पूछा जाएगा, जनरल मेंटल एबिलिटी होगी, आपकी न्यूमेरिकल एबिलिटी और क्वांटिटेटिव रीजनिंग होगी, सिंपल एप्लीकेशन ऑफ बेसिक मैथमेटिकल कंसेप्ट्स होंगे, अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैटिस्टिक्स। ये सारी वो चीज़ें हैं न्यूमेरिकल एबिलिटी से लेके जो कि आपके 10th क्लास तक आपने पढ़ा है, जो मैथमेटिक्स पढ़ी है उसके बेसिस के ऊपर ये पूछा जाता है। इसके अलावा लॉजिकल एंटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस भी होते हैं। रजिस्ट्रेशन जो होगा ऑब्वियसली इनकी वेबसाइट पे exams.nt.ac.in/CUT-UG पर होगा। एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो आपका ऑप्शन होगा क्वेश्चन पेपर का, ये जब आप फॉर्म भर रहे हैं तभी आपको भरना है और ये बाद में चेंज नहीं होगा। तो आपको बहुत सोच समझ के भरना है कि आपका जो मीडियम है वो आप हिंदी भर रहे हैं या इंग्लिश भर रहे हैं या कोई और लैंग्वेज भर रहे हैं, ये बाद में चेंज नहीं हो पाएगा। एंड अनदर थिंग कि एक ही क्वेश्चन पेपर मल्टीपल लैंग्वेजेस के अंदर मीडियम के अनुसार बच्चों को दिया जाएगा। जैसे अगर किसी का पंजाबी मीडियम है तो उसको पंजाबी का क्वेश्चन पेपर मिलेगा, किसी का हिंदी मीडियम है तो उसको हिंदी का मिलेगा। लेकिन उस क्वेश्चन पेपर की करेक्टनेस के लिए सिर्फ इंग्लिश मीडियम का जो पेपर है, इंग्लिश वर्जन जो है, उसी को फाइनल माना जाएगा। नाउ अब इसका एग्जाम पैटर्न क्या है? इस एग्जाम पैटर्न के अंदर इन्होंने बोला है कि आपके टोटल 61 सब्जेक्ट्स हैं, इसमें 33 लैंग्वेज है, 27 सब्जेक्ट्स हैं और एक आपका जनरल टेस्ट रहता है। तो ये आपके टोटल 61 टेस्ट हो जाते हैं। क्वेश्चंस के अंदर आपके 40 क्वेश्चंस आउट ऑफ 50 आपको इसमें अटेम्प्ट करने हैं लैंग्वेज एंड सब्जेक्ट्स में। ये आपका सेक्शन 1 और सेक्शन 2 है, यानी कि लैंग्वेज एंड डोमेन सब्जेक्ट्स। जो जनरल टेस्ट है उसके अंदर आपका 50 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने आउट ऑफ 60। अब कैंडिडेट जो है ये मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं आउट ऑफ दीज 3 सेक्शंस। ये तीनों सेक्शन में मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट चूज कर सकता है। एक इन्होंने इस बार एक नई चीज ऐड की है कि इट इज एडवाइजेबल फॉर कैंडिडेट्स टू सेलेक्ट एटलीस्ट 1 लैंग्वेज एंड द जनरल टेस्ट। ये आपको ध्यान रखना है, अगर आपके पास में ऑप्शंस है तो आपको लैंग्वेज के साथ जनरल टेस्ट भी चूज करना चाहिए। अब इसी चीज़ को सिंप्लीफाई करने के लिए कि 6 सब्जेक्ट का ऑप्शन, ये जो उन्होंने बोला है कि कैंडिडेट कैन चूज मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट्स ऑन ऑल 3 सेक्शंस, इसको इजीली एक्सप्लेन करने के लिए हमने ये टेबल बनाई है। इसमें 5 तरह के ऑप्शन लिए। दिस इज सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3। पहले ऑप्शन में बच्चे ने सेक्शन 1 यानी कि लैंग्वेज से एक सब्जेक्ट चूज़ किया, एक लैंग्वेज चूज़ की, लेट्स से इंग्लिश चूज़ किया। सेक्शन 2 में उन्होंने लेट्स से साइंस का स्टूडेंट था तो ओके। नाउ जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि कैंडिडेट कैन चूज मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट्स फ्रॉम ऑल द 3 सेक्शंस, तो इसको सिंपल तरीके से समझाने के लिए हमने यहाँ पे एक टेबल बनाई है जिसमें कि सेक्शन 1, 2 और 3 है और यहाँ पे टोटल सब्जेक्ट्स को कितने चूज कर सकता है। हमने 5 सिनेरियो लेके चले हैं। लेट्स से फर्स्ट सिनेरियो के अंदर सेक्शन 1 से बच्चे ने एक लैंग्वेज चूज की विच इज़ इंग्लिश, और सेक्शन 2 से लेट्स से साइंस का बचा था, उसने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स चूज़ किया, और सेक्शन 3 उसने चूज़ नहीं किया। तो टोटल उसके 4 सब्जेक्ट्स उसने चूज़ किए। ऑप्शन 2 में उसने लैंग्वेज 1 रखी, सेक्शन 2 के 3 सब्जेक्ट रखे और सेक्शन 3 यानी कि GT को उसने कवर किया, तो टोटल उसके 5 सब्जेक्ट हो गए। अब यदि वो डोमेन सब्जेक्ट में एक सब्जेक्ट और बढ़ाता है तो उसके टोटल 6 हो जाएंगे, 1 + 4 + 1 6। अगर वो सेक्शन 1 में कहता है कि मेरे को 2 लैंग्वेज लेनी है, हिंदी और इंग्लिश लेनी है लेट से, और सेक्शन 2 में 4 सब्जेक्ट ले रहा है, तो अब वो GT नहीं ले सकता, सेक्शन 3 नहीं ले सकता, बिकॉज टोटल 6 सब्जेक्ट आ गए। अब इससे ज़्यादा वो ले नहीं पाएगा। और यदि उसको डोमेन सब्जेक्ट बढ़ाने हैं तो उसको लैंग्वेज से कम करना पड़ेगा, 1 + 5 और ऐसे। तो आपका टोटल जो है वो 6 ही होना चाहिए, आप 6 से ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। देन आपके जो भी एक्सप्लेन किया था सेक्शन 1, 2, 3, इसके अंदर क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट करने हैं आपको? टोटल आपको सेक्शन 1 में 50 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से 40 अटेम्प्ट करने हैं। सेक्शन 2 में भी आपको 50 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से 40 अटेम्प्ट करने हैं, और सेक्शन 3 में आपके 60 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से 50 अटेम्प्ट करने हैं। हर एक के अंदर आपको 10 क्वेश्चन की चॉइस दी गई है।
सेक्शन 3 का जो ड्यूरेशन है वो 60 मिनट्स का, यहाँ नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा है तो यहाँ पर आपको टाइम भी ज़्यादा मिला है। सेक्शन 2 के अंदर आपको ड्यूरेशन जो है नॉर्मली 45 मिनट्स का मिलेगा, बट फॉर सम सेलेक्टेड सब्जेक्ट्स ये ड्यूरेशन इंक्रीज किया गया है। फॉर अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेटिव प्रैक्टिसेस, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड अप्लाइड मैथ्स, इसके लिए ड्यूरेशन जो है वो आपका 60 मिनट्स होगा। रीज़न ये है कि इन सब्जेक्ट्स के अंदर कैलकुलेशन ज़्यादा होती है। अब मार्किंग स्कीम की बात करते हैं। अगर आप कोई क्वेश्चन करेक्ट लिखते हैं तो आपको +5 मार्क्स मिलेगा। यदि आपने कोई क्वेश्चन का आंसर गलत दिया तो आपको -1 मिलेगा, यानी कि अगर एक क्वेश्चन तुमने गलत किया तो आपके 6 नंबर का नुकसान होगा। अगर आपने उसको आंसर ही नहीं किया, छोड़ दिया, तो आपको 0 मार्क्स मिलेगा। ये तो नॉर्मल सिनेरियो हो गया। अब अगर कुछ कॉम्प्लिकेशन हो रहे हैं, कॉम्प्लिकेशन में क्या है कि यदि मान लीजिए एक से ज़्यादा ऑप्शन करेक्ट मिलते हैं तो NTA 5 मार्क्स अवार्ड करेगा ओनली दोज हुए मार्क्ड एनी ऑफ द करेक्ट ऑप्शन। लेट्स से अगर आपके पास में A, B, C, D 4 ऑप्शन में से A और B दोनों करेक्ट थे और आपने B को करेक्ट किया तो, या A को करेक्ट किया, तो उस केस में आपको +5 मिल जाएगा। सिमिलरली अगर सारे ऑप्शंस करेक्ट हैं और बच्चे ने अटेम्प्ट किया है तो भी उसको +5 मार्क्स मिलेगा। और अगर कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है या क्वेश्चन ही गलत है या NTA ने किसी रीजन से उस क्वेश्चन को फाइनली ड्रॉप कर दिया आफ्टर द कंडक्शन ऑफ एग्जाम, तो वो सारे कैंडिडेट जिन्होंने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया था उनको पूरे +5 मार्क्स मिलेंगे। नाउ आपको अप्लाई कैसे करना है? आपको सिर्फ ऑनलाइन मोड के थ्रू अप्लाई करना है और कोई मोड एक्सेप्ट नहीं होगा कि आपने मान लीजिए प्रिंट आउट लेके और बाय पोस्ट, रजिस्ट्री से, कुरियर से भेजा, ये बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं होगा। ओनली ऑनलाइन मोड से एक्सेप्ट होगा और जो भी आप करेंगे ये इस लिंक के थ्रू ही आपको जाना है, इस वेबसाइट पे जाके ही करना है। अब रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है? नाउ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है 3 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिलअप करना है, दूसरा एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना है और तीसरा फीस पेमेंट का है। एक एक करके इन तीनों को समझते हैं। रजिस्ट्रेशन फॉर्म के अंदर जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर रजिस्टर करेंगे तो वहाँ पर आपको एक सिस्टम जनरेटेड एप्लीकेशन नंबर मिलेगा। ये आपको नोट करना है, यही आपका कंप्लीट रेफरेंस नंबर होगा फॉर ऑल द ट्रांजैक्शंस विद NTA। तो आपको इसको अच्छे ढंग से सेव करके रखना है और आपको अपना एक पासवर्ड बनाना है जो कि आपको किसी को बताना नहीं है। कई बच्चे अपना पासवर्ड किसी दूसरे को बता देते हैं, प्लीज़ ऐसा न कीजिए। उस पासवर्ड को किसी को नहीं बताइए, सेफली सिक्योरली अपने पास रखिए, अपने पेरेंट्स के पास रखिए, फ्रेंड्स वगैरह को ना बताएं, क्योंकि उस पासवर्ड से लॉगिन करके यदि किसी ने उसमें कोई चेंजेस कर दिया तो आप रिस्पॉन्सिबल होंगे, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी NTA की नहीं होगी। नेक्स्ट, एप्लीकेशन फॉर्म। इस एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर जब आपको एप्लीकेशन नंबर मिल जाता है, उससे जब आप लॉगिन करते हैं तो आपको ये डिटेल्स भरनी होंगी। इसमें आपकी पर्सनल डिटेल्स होंगी, लाइक आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यूनिवर्सिटी प्रोग्राम सिलेक्शन, कौन से टेस्ट पेपर कौन कौन से आप देना चाहते हैं, कौन से सिटीज़ आपके चॉइस की हैं और जो इमेजेस एंड डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं। ये जब हम एप्लीकेशन फॉर्म को फिलिंग का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस का वीडियो में हम इसको कवर करेंगे। नेक्स्ट आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसको बड़े ध्यान से समझिएगा कि जब आपको अपनी इमेज यानी कि अपनी फ़ोटो अपलोड करनी है तो उसके लिए सबसे पहली चीज़ आपकी फ़ोटो एक रीसेंट फ़ोटो होनी चाहिए। ये या तो कलर में हो या ब्लैक एंड वाइट में हो, दोनों चलेंगी, लेकिन उसमें आपका 80% फेस दिखना चाहिए और मास्क के बिना। कई लोग विद मास्क अगर फ़ोटो अपलोड कर देंगे तो वो डिस्कार्ड हो जाएगी। और आपका जो भी फ़ोटो होगी उसमें आपके कान, ईयर्स नज़र आने चाहिए अगेंस्ट वाइट बैकग्राउंड। तो आप जो भी फ़ोटो खींचें, चाहे वो कलर हो या ब्लैक एंड वाइट, प्लीज़ वाइट बैकग्राउंड के ऊपर खींचें। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। दूसरा है, स्कैन एंड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर शुड बी इन JPG और JPEG फॉर्मेट ओनली, क्लियरली दिखने चाहिए। इस प्रोसेस के अंदर आपको अपनी फ़ोटो भी अपलोड करनी होती है और एक पेपर के ऊपर साइन करके उसकी स्कैन इमेज भी अपलोड करनी होती है। तो ये जो दोनों डॉक्यूमेंट्स हैं ये JPG या JPEG फॉर्मेट में ही हों और क्लियरली दिख रहे हों। इसके बाद आपका जो फोटोग्राफ है, फोटोग्राफ का साइज़ जो है 10 KB से 20 KB के बीच में ही होना चाहिए। उससे ज़्यादा साइज़ का वीडियो, ये आपका उससे ज़्यादा साइज़ का आपका फोटोग्राफ नहीं होना चाहिए, अदरवाइज इट विल नॉट एक्सेप्ट इट। यदि आपने कोई फ़ोटो खींची है और उसका साइज़ बड़ा है तो देयर आर ऑनलाइन टूल्स जहाँ से आप उसका साइज़ रिड्यूस कर सकते हैं। देन साइज़ ऑफ स्कैन सिग्नेचर शुड बी बिटवीन 4 KB एंड 30 KB। जैसे आपने सिग्नेचर का साइज़ की लिमिट रखी है उसी प्रकार से, जिस प्रकार से आपने फोटोग्राफ के साइज़ की लिमिट रखी है उसी प्रकार से सिग्नेचर के साइज़ की भी लिमिट है कि आप इसकी जो
सिग्नेचर की इमेज होगी वो आपकी 4 KB से 30 KB के बीच में होनी चाहिए और क्लियरली दिखना चाहिए। और पर्सन विद डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट अगर किसी को लगता है तो वो भी वहाँ पर आपको अपलोड करना होगा। पास्ट में कुछ बच्चों ने कुछ गलतियाँ की थी, तो वो गलतियों के हिसाब से इस बार इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि आप जब भी अपलोड करेंगे फोटोग्राफ, सिग्नेचर या अपना सर्टिफिकेट, ये अपना खुद का करना है, किसी और का नहीं करना है। क्योंकि यदि आपने किसी और का फोटोग्राफ, सिग्नेचर, सर्टिफिकेट वगैरह अगर आपने अपलोड कर दिया तो ये अनफेयर मीन्स की कैटेगरी में आएगा और आपका जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो जाएगी। नाउ व्हाट इज अनफेयर मीन्स? अनफेयर मीन्स का मतलब है कि कैंडिडेट ने उसने जो है किसी और का फोटोग्राफ अपलोड किया है, सिग्नेचर अपलोड किया है या सर्टिफिकेट किया है, एप्लीकेशन एक के नाम पे और डॉक्यूमेंट किसी और के नाम पे अपलोड किए हैं, या उसने स्टैम्पर किया है एडमिट कार्ड या रिजल्ट को, तो ये सारा अनफेयर मीन्स की कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट आता है, इसने बोला है कि आपने जो फोटोग्राफ और सिग्नेचर अगर ब्लर्ड है या विजिबल नहीं है तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा और उसको करेक्ट करने का ऑप्शन नहीं होगा। प्लीज़ ध्यान रखिए, करेक्ट जब आपकी करेक्शन विंडो ओपन होगी उसमें भी आपको करेक्शन या रिवीजन करने का ऑप्शन नहीं होगा। सो प्लीज़ जब भी आप ये अपलोड कर रहे हैं डॉक्यूमेंट्स, प्लीज़ बी 100% श्योर कि उसमें कोई कमी ना हो। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो फोटोग्राफ आप यहाँ अपलोड करेंगे उसकी एक कॉपी अपने पास रखिएगा, बिकॉज जब आप एग्जाम देने जाएंगे उस वक्त 1 passport size photograph same as uploaded on the application form for pasting the specific space in the attendance sheet at the center during the examination। यानी कि आप यही फोटोग्राफ जो आपने अभी अपलोड किया होगा एप्लीकेशन फॉर्म में, उसी की कॉपी आपको लेके जानी है एग्जाम सेंटर में। जब आपका 15 मई के बाद में एग्जाम होगा वहाँ पर अटेंडेंस शीट में आपको उसको पेस्ट करनी है। सो प्लीज़ जब भी रखेंगे अभी से एक पाउच बना के रख लीजिए, उसमें डॉक्यूमेंट रखे चलें। देन फीस पेमेंट आता है। फीस पेमेंट के लिए इन्होंने सारे ऑप्शंस ओपन कर रखे हैं, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई। इसमें जो आपको चीज़ ध्यान रखनी है कि एंटायर प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद जब तक पेमेंट कंफर्मेशन नहीं आ जाता तब तक आपका पूरा प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है। आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया, आपने एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया, आपने ऑनलाइन पेमेंट का बटन दबा दिया, वहाँ तक भी ठीक है। लेकिन यदि आपका कंफर्मेशन पेज नहीं जनरेट हुआ तो उस केस में आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं हुआ है। उस केस में आपको बैंक से बात करनी पड़ेगी, फर्दर चीज़ें, बट प्लीज़ ये ध्यान रखिएगा। और जब भी कंफर्मेशन पेज आ जाएगा तो आपको उसको डाउनलोड करना है, सेव करना है और उसकी कॉपी कंफर्मेशन पेज की है वो अपने पास रखनी है। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो 3 स्टेप जो हमने आपको दिखाएं, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, एप्लीकेशन और पेमेंट, ये तीनों आप अलग अलग टाइम पे भी कर सकते हो और इकट्ठे भी कर सकते हो। लेकिन जब आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा उसके बाद ही आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट होगा। नाउ इसमें क्या क्या चीज़ें आपको भरनी होती हैं एप्लीकेशन फॉर्म में? इसमें नेम ऑफ कैंडिडेट, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, एड्रेस, ये सारी चीज़ें हैं। आपको जो इसमें मेन चीज़ ध्यान रखनी है वो ये है कि आपका ईमेल आईडी 100% करेक्ट होना चाहिए, मोबाइल नंबर 100% करेक्ट होना चाहिए। उसमें बहुत ध्यान से देखिएगा कोई गलती ना हो। इसकी फर्दर डिटेल्स जब हम एप्लीकेशन फॉर्म का स्टेप बाय स्टेप का वीडियो बनाएंगे उसमें हम कवर करेंगे। दीज आर द चेकलिस्ट जो आपको नोट करके रखनी है कि जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपके पास में क्या क्या होना चाहिए कि अपना नाम, मदर्स नेम, फादर्स नेम, स्टूडेंट का जेंडर, डेट ऑफ बर्थ स्टूडेंट का, स्टूडेंट की कैटेगरी, जनरल कैटेगरी या किसी और चीज़ के, पर्सन विद डिसेबिलिटी स्टेटस, अपना मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, फोटोग्राफ, सिग्नेचर एंड चॉइस ऑफ सिटीज़ फॉर एग्जाम सेंटर। ये सारी चीज़ें जब आप फॉर्म भरेंगे तो उस वक्त आपके लिए रिक्वायर्ड होगा। नाउ सिलेबस की बात करते हैं कि इसमें जो सीयूटी का एग्जाम होगा उसमें डोमेन सब्जेक्ट्स और अलग अलग सब्जेक्ट्स का सिलेबस क्या होगा। तो लैंग्वेज में जैसा मैंने आपको कहा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैसेजेस और लिटरेरी एप्टीट्यूड के ऊपर होगा। जो जनरल टेस्ट है उसमें जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, मेंटल एबिलिटी और ये सारा हमने भी डिस्कस किया था। ये सारा आपके 10th की मैथमेटिक्स के बेसिस पे और अलग चीज़ों के ऊपर होगा। डोमेन सब्जेक्ट जो हैं, डोमेन सब्जेक्ट के लिए हमें इसकी वेबसाइट पे जाके वहाँ पे डोमेन सब्जेक्ट्स को का सिलेबस देखना होगा। देन एलिजिबिलिटी, एलिजिबिलिटी में आपको प्लीज़ एक चीज़ नोट करनी है कि यहाँ जो एलिजिबिलिटी की बात की जा रही है ये CUET के लिए कहा जा रहा है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर CUET एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर यूनिवर्सिटी दोनों अलग अलग हैं। CUET के एग्ज़ाम के लिए कोई एज लिमिट नहीं है। कैंडिडेट को सिर्फ 12th या इक्विवेलेंट एग्ज़ाम पास करना होगा या फिर वो 2024 के एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे होंगे, उसमें एज की कोई लिमिट नहीं है।
लेकिन आपने CUET का एग्ज़ाम दे दिया, उसके बाद यूनिवर्सिटी आपको अपने यहाँ पे एडमिशन के लिए एलिजिबल मानेगी या नहीं मानेगी, ये डिपेंड करता है कि उस रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है फॉर दैट पर्टिकुलर कोर्स। नाउ जैसे कि हमने यहाँ देखा, इन्होंने कहा कि क्लास 12 या इक्विवेलेंट एग्जाम, क्या इक्विवेलेंट एग्जाम हो सकता है कि या तो आप फाइनल एग्जामिनेशन 10+2 सिस्टम जो हमारा CBSE का है उसके स्टूडेंट हो, या आप रिकॉग्नाइज बोर्ड यूनिवर्सिटी इंटरमीडिएट और 2 ईयर प्री यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन आपने किया हो, या फिर फाइनल एग्जामिनेशन हो 2 ईयर कोर्स का ऑफ जॉइंट सर्विसेज विंग ऑफ नेशनल डिफेंस एकेडमी, आप NDA के अगर फाइनल एग्जामिनेशन के 2 ईयर कोर्स में है तो हो जाएगा। देन अगर आप ओपन स्कूलिंग से कर रहे हैं, NIOS से कर रहे हैं, तो मिनिमम 5 सब्जेक्ट्स के साथ आपने सीनियर सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन दे रखा हो, या एनी पब्लिक स्कूल और बोर्ड और यूनिवर्सिटी का एग्जाम जो है, या फॉरेन यूनिवर्सिटी का जो कि रिकॉग्नाइज्ड हो, जो इंडिया के 10+2 सिस्टम के अनुसार बाय एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी, अगर वो आप उस कैटेगरी में फॉल करते हैं तो भी आप CUET का एग्जाम दे सकते हैं। हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट वोकेशनल एग्जामिनेशन अगर आपने दे रखा है तो भी आप इसके लिए CUET के एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं। इसके अलावा यदि आपने डिप्लोमा कर रखा है बाय AICTE और स्टेट बोर्ड, या जनरल सर्टिफिकेशन एग्जाम दे रखा है आपने लंदन, कैम्ब्रिज या श्रीलंका से एट एडवांस A लेवल, या आपका हायर स्कूल सर्टिफिकेट एग्जाम है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का इंटरनेशनल बैकलॉरेट प्रोग्राम का, इस प्रकार की चीज़ें हैं। इन केस अगर आपका क्लास 12 एग्जामिनेशन इज नॉट अ पब्लिक एग्जामिनेशन, द कैंडिडेट मस्ट हैव पास एटलीस्ट 1 पब्लिक बोर्ड या प्री यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन अर्लियर। अगर आप इनमें से किसी भी क्राइटेरिया के अंदर आप फॉल करते हैं तो यू आर एलिजिबल फॉर CUET एग्जाम, आप CUET का एग्जाम दे सकते हैं। अब कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें, CUET आपको अपने एग्जाम सेंटर की चॉइस देती है कि आप कहाँ पे अपना एग्जाम देना चाहते हैं। इसके लिए इन्होंने जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन दिया उसके अपेंडिक्स 3 में पूरी सिटीज़ की लिस्ट है। इसमें यहाँ हम देखते हैं ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है, इसको जब हम ओपन करते हैं तो इसमें ये पूरी 90 पेज का डॉक्यूमेंट है, और इसके अंदर अपेंडिक्स 3 में लास्ट में इन्होंने सिटीज़ की लिस्ट दे रखी है। नाउ दीज आर द लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर फॉर CUET UG 2024। इन्होंने स्टेट वाइज सिटी की पूरी लिस्ट दे रखी है, ये अपेंडिक्स 3 है, और इसमें इंडिया के साथ साथ इंडिया के बाहर भी कुछ सेंटर्स हैं, उनकी लोकेशन भी दे रखी है। फॉर एग्जांपल बहरीन, श्रीलंका, कतर, UAE, नेपाल, ऐसे करके इन्होंने UAE में अबू धाबी, ये पूरी लिस्ट दे रखी है, तो स्टूडेंट वहाँ से चूज़ कर सकते हैं। टोटल उन्होंने 380 लोकेशन दी है, जिसमें से 354 इंडिया के अंदर हैं एंड रेस्ट जो हैं वो आपके इंडिया के बाहर हैं। इसमें इन्होंने ये कहा कैंडिडेट को कि आप कोई भी 4 सिटी अपनी चॉइस की चूज़ कर सकते हैं। कोशिश रहेगी कि आपकी चॉइस की सिटी के अंदर आपको सेंटर मिले, बट वो फाइनल नहीं है, ये NTA डिसाइड करेंगे फाइनली डिपेंडिंग अपॉन जो भी उनके अवेलेबल रिसोर्सेज होंगे उसके अनुसार। और चॉइस ऑफ सेंटर सिटीज विल बी लिमिटेड टू स्टेट ऑफ परमानेंट एड्रेस और स्टेट ऑफ प्रेजेंट एड्रेस। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब भी आप एड्रेस दे रहे हैं तो आप प्लीज़ अपना परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस ही दें, आप कोई और टेम्परेरी एड्रेस ना दें, वरना वहाँ पे आपका सिटी सेंटर एग्जामिनेशन का सेंटर आ सकता है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इस बार इन्होंने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि यदि किसी स्टूडेंट ने वाइल फिलिंग द फॉर्म किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी को अपनी लिस्ट में ऐड नहीं किया था, कि मेरे को उस यूनिवर्सिटी के कोर्स के लिए अप्लाई नहीं किया था, इवन देन यदि आप उस यूनिवर्सिटी के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो आप उसके काउंसलिंग या एडमिशन प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एंड सिमिलर काइंड ऑफ इंस्ट्रक्शन दिया गया है यूनिवर्सिटीज़ को कि अगर किसी स्टूडेंट ने अपनी चॉइस के अंदर उस यूनिवर्सिटी का नाम नहीं लिया था लेकिन वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करता है और वो यदि इनको अप्रोच करता है तो दे शुड एंटरटेन दोज स्टूडेंट्स। फॉर मोर फर्दर डिटेल्स ये आप कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं NTA हेल्प डेस्क के CUET-UG@NTA.ac.in एंड ये 2 कॉन्टैक्ट नंबर हैं, आप यहाँ पे भी फ़ोन करके या मेल लिख के इनसे फर्दर डिटेल्स ले सकते हैं। थैंक यू।